Hello Iris, this video is for you. So whenever you want to revise this big chapter in a very few minutes, so just see this video. So let's get started. तो सबसे पहली चीज़ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये क्या होता है? सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। पर बोरॉन को देखेंगे तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली ये चाहता है कि नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। इसके पास लोन पेयर तो है पर ये इसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते क्योंकि फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रह जाएगा। तो ताकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहे और इससे भी थोड़ा सा सहानुभूति मिल जाए, उसके कारण ये लोग ऐसे शेयर करते हैं। जो मतलब ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के पास रहता है, बट एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग ये ऐसे शेयर करता है। ओनली शेयरिंग ऑकर होती है, तो इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं। मोस्टली जो इसके पास जो होता है वो लोन पेयर होता है और ये वैकेंट ऑर्बिटल वाले कंपाउंड को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ना कि पूरी तरीके से देता है, सिर्फ शेयर करता है। अब हम बात करते हैं ये वाले ग्राफ का। तो ये वाला ग्राफ कैसे आता है? अगर हम दो मॉलिक्यूल्स देखें, एक ये है ए और ये है एक बी। सबसे पहले अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तो मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पे, तो क्या होगा कि जो एनर्जी है एक्चुअली इसमें कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होगा इन पे, फिर एनर्जी नॉर्मल होगा। जैसे जैसे मैंने पास लाएंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पास तो वैसे उसकी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसलिए ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है। जब बहुत ही पास ले आएंगे ना तो फिर से इन पर रिपल्शन लगने लगेगा। इतना पास में नहीं लाना होता है तो इसके ये रिपल्शन लगने लगेगा, जिसके कारण ये जो एनर्जी है वो फिर से इंक्रीज होने लगेगी क्योंकि रिपल्सन बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ ऐसे होता है, एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है अट्रैक्शन से, यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर है और यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर हमें जानना कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं या फिर उसे एक्साइट करके भी देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं। जैसे कि इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ये दो कोवेलेंट बना सकता है और ये चार कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है एक्साइटेड स्टेट में। So let's talk about central atom and side atom. Central atom less in energy होता है, bigger in size होता है और कोवेलेंस इसकी ज़्यादा होती है। और जो H, F और O माइनस है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साइड एटम्स हो सकते हैं। हम लोग सोच रहे होंगे क्यों ये साइड एटम हो सकते हैं, क्योंकि जो ये O है इसको आप देखेंगे यहाँ पे एक्साइड स्टेट में तो ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता, तो वो सेंट्रल एटम होकर कार्य भी क्या लेगा। सो लेट्स से कि ये जो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन होते हैं इनके हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले दो रूल्स हैं एक्चुअली। अगर मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास ऑक्सीजन है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन को दे देंगे, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन नहीं है तो सेंट्रल एटम को चार्ज दे देंगे। सबसे पहले हम NH3 को देखेंगे तो ये तो नॉर्मली बन जाएगा। फिर H2O को मतलब NH4 माइनस को देखते हैं। देखिए NH4 माइनस पे इसके पास प्लस चार्ज है, सॉरी प्लस है, तो ये वाला जो प्लस चार्ज है वो हम सेंट्रल एटम को दे देंगे, जिसके कारण इसकी ये जो वैलेंसी है एक कम हो रही है। नहीं तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है इसके साथ, बट 3 ही बना रहा है। उसके बाद जैसे कि NO2 माइनस का एग्जांपल देखेंगे तो फिर इसमें माइनस भी है और ऑक्सीजन भी है, तो पहले तो O ऐसे बना दो, फिर ये जो माइनस वो एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन को दे दिया हमने, ये सेटिस्फाई हो गया ऑक्सीजन, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रहेगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा लोन पेयर बच रहा है। तो इस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर्स बनाने रहते हैं। SO4 माइनस का केस देखेंगे अगर तो S यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो माइनस है तो दो ऑक्सीजन पे तो माइनस आ गया, पर जो बाकी बचे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि I3 को कैसे बनाएं। तो एक्चुअली जब ऐसा आएगा तो हम I2 माइनस में ऐसे ब्रेक कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन तो है नहीं तो सेंट्रल एटम को माइनस चार्ज दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 होता था 7, तो फिर लेकिन यहाँ पे एक माइनस चार्ज है तो फिर ये एक 8 हो गया, जिसके कारण ये I बन गया और इसके बाद 3 नॉन पेयर आ गए। N2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जो मुझे लगता है कि तुम भूल सकती हो। सबसे पहले हम याद करते हैं हंसनो मारो। सो एक्चुअली N2O, NO और CO ये न्यूट्रल गैसेस होते हैं। हम N2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनाना होगा, और लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्चुअली से देना नहीं चाहेगा, ल्यूइस के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे हो तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है। नाउ लेट्स डू फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट। आई होप यू नो दैट अगर ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो हम इसे ऐसे में ब्रेक कर सकते हैं प्लस और माइनस में। सो बेसिकली अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करना है तो हम इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि ये होता है, और प्लस माइनस कर देंगे तो इस पर फॉर्मल चार्ज 1 आ रहा है, इस पर माइनस 1 आ रहा है, इस पर 0 आ रहा है। HCO प्लस का भी हम ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ल्यूइस स्ट्रक्चर हमने बनाया ये H और ये प्लस, तो इस पर फॉर्मल चार्ज प्लस 1 आ रहा है। So if you want you can attempt this question by pausing the video. Now let's see some overlapping types. Coaxial जब head to head overlapping होता है along the internuclear axis, this is internuclear axis, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। साइडवेज ओवरलैपिंग में जैसे P के साइडवेज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड्स, अगर वो ऐसे आपस में मतलब ऐसा होता तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता। ये वाले मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगी पाई एक्सिस में, क्योंकि इसमें जितनी भी ओवरलैपिंग हो रही है उतनी कैंसिल हो जा रही है, तो इसलिए कुछ भी नहीं बनेगा। सो दिस इज स्टेटमेंट विच केम इन द JEE मेन 2000 क्या लिखा 22 जो भी। तो अ जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेस ओवरलैप, इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिट।
अब इसमें मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने को आती है। जो कोएक्सियल ओवरलैप होता है वो ग्रेटर होती है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कोलैटरल ओवरलैप से। उसके बाद 1s का ज़्यादा, 2s जब मतलब जब ये n से हम डिसाइड कर सकें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है इन दोनों का सम। जैसे ये 2 है, 2/4 है, 3+3 6 है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम मान लीजिए कि ये n तो सेम है अब इस सब में, तो अब हम कैसे देखेंगे, तो 2s p p along एक्सिस। तो एक्चुअली जो p वाले होते हैं वो मोर डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं सिग्मा वाले से, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, s p की ज़्यादा, s p की उससे कम, फिर s की। दिस इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल क्वेश्चन। तो इसमें ये वाले बॉन्ड ज़्यादा अच्छे है या डी वाली, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? एक्चुअली बी वाली की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसमें हम पी और उससे नहीं दिख रही है, थोड़ा एक्सेप्शन टाइप है क्योंकि एन बहुत ही छोटा होता है, ये एक्सेप्शनली है, बहुत ही उसका छोटा होता है, तो उसका जो लोन पे रिपल्शन बहुत हाई होगा जिसका हमें टूटना चाहेगा। तो जो बी वाली बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसके ए से। मुझे ये सब ज़्यादा समझ नहीं रहा, बट यू कैन रीड आउट इट। लेट्स हैव दिस एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड में। एक्सियल में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा शॉर्ट होती है। इसमें परसेंटेज S 33 होता है, परसेंटेज B 67 होता है, इसमें परसेंटेज B 50, परसेंटेज D 50, परसेंटेज S 0। ये जो एक्सियल हम इसे एसलेस बॉन्ड कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो परसेंटेज है 0 है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा, बॉन्ड पेयर का ये वाला ज़्यादा इससे। मल्टीपल बॉन्ड फिर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल एंड सिंगल। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लगाएंगे। sp3d में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट्स टू गो टू दैट ऑर्बिटल व्हिच इज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, सो आई होप यू नो दैट। इसकी जो मतलब इसमें कंपेयर क्या करना है मुझे यही नहीं समझ आ रहा। आई गेस पोलैरिटी कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा पोलर है। तो जो साइड के एटम का साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो रिपल्शन है वो बढ़ता जा रहा है रिपल्शन। तो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम हो रहा है, तो म्यू कम हो रहा है। बेसिकली म्यू थोड़ा सा ब्लर तो मत हो भाई, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड और लिक्विड फेज, तो एक्चुअली ये थोड़ा टफ है, बट एटलीस्ट जो नोट्स में उतना हम लोग याद करेंगे। PF5 का अगर हम देखेंगे तो गैसियस में भी sp3d होता है, PF5 का सॉलिड में भी sp3d होता है। PCl5 का गैसियस में तो sp3d होता है, पर जब हम इसे सॉलिड में ले जाते हैं तो दैट ब्रेक्स इनटू PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो इसका sp3 होता है और इसका sp3d2 होता है। उसी तरीके से वी आर हैविंग PBr5 सॉलिड जो ब्रेक हो जाता है PBr4 प्लस एंड Br माइनस। Br बहुत बड़ा होता है तो ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है, ऐसे ब्रेक होता है, तो ये रटना ही है एट द एंड इस चीज़ को। तो PBr4 प्लस एंड Br माइनस, PBr4 प्लस एंड Br माइनस sp3, जैसे ये तीनों को भी रटना है हम लोगों को। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रैगोस रूल। हाइड्रोजन होना चाहिए ड्रैगोस रूल के लिए, इन सब में 90 डिग्री के अबाउट एंगल होता है और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन एसिड, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लाइक एग्जांपल दिस बेसिसिटी होता है जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स होते हैं, तो इसमें 3 मतलब H के डायरेक्टली पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शंस को याद करते हैं। चलो H3PO3 में 2 होंगे जो कि इसे याद करने जरूरी है, ये याद करो। H3PO3 में 2 होगा, H3PO2 में 1 होगा, H3BO3 में 1 होगा, H4P25 में 2 होगा। इसमें बस HP है, तो फिर 3 2 बार आया है तो 2 है। यहाँ पे 3 एक ही बार आया तो 1 है, लेकिन यहाँ पे ये तो 3 2 बार है, लेकिन बीच में एक बोरॉन आ चुका है। बोरॉन एक नया एटम, और नया एटम एक बार आया तो इसलिए उसका 1 हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे हमें HO बहुत ज़्यादा है, पर सबसे कम नंबर पे क्या है हमारे पास? फॉस्फोरस। ये थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड है, तो फॉस्फोरस 2 बार आया, तो ये आई मीन इससे रटना है, कुछ भी कहानी बनाना, बट रट लो प्लीज़। अब हम नेमिंग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो रेंज होता है n-8 to n तक। n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉस्फोरस 3s2 सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से +5 तक होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है सॉरी, तो इसलिए n-8। नाउ इफ सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो एक एसिड होगा, और हेलोजन के अलावा अगर +5 होगा तो एक एसिड होगा। जैसे कि हमारे पास +6 है तो वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये फॉस्फोरिक एसिड होगा। और सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो तो अस एसिड होगा। जैसे ये +3 में है और इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 है, जैसे हम अस एसिड लगाएंगे। नाउ लेट्स नेम द सॉल्ट्स। एक एसिड में जो सॉल्ट होता है वो 8 होता है, अस एसिड में 8 होता है सॉल्ट। So like this is H3PO4, H plus and H2PO4 minus. So this is dihydrogen phosphate. This was phosphoric acid. इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना +5 है, इसलिए वो फॉस्फोरिक एसिड है। इसके बाद ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है तो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट होगा, और ये सिर्फ फॉस्फेट होगा। ये वाला होगा हाइड्रोजन सल्फेट, तो सल्फेट अगेन।
जो हमारा 1 मोल एक एसिड था उसमें से हम 1 मोल वाटर निकाल दें तो जो बनेगा उसे हम मेटा कहेंगे। इन कंपाउंड्स में देखेंगे इसमें भी 1 मोल एसिड से 1 मोल वाटर निकल रहा है, लेकिन ये मेटा नहीं होंगे, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये होंगे हमारे एनहाइड्राइड्स। हाँ, तो जैसे हमने देखा था कि एक वाटर तो निकाला लेकिन n इसमें 1 और 2 नहीं हो सकता, पर जब n 1 होगा तो H3PO4 में से जब एक वाटर निकलेगा हम उसे ऑर्थो कहेंगे। और इसे ऑर्थो बोलेंगे, ये वाले तो हो नहीं सकते क्योंकि एनहाइड्राइड्स हैं, एंड ये वाले भी नहीं हो सकते। अब पायरो की बात करेंगे कि 2 टाइम्स वाटर निकाल दें, तो अगर 2 टाइम्स करके वाटर निकाल दें, सॉरी, सो इसका 2 टाइम्स करा वाटर निकाला, तो इट इज़ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो में एक फॉस्फोरस या जो अस एसिड होता है उसमें से एक O निकाल देते हैं तो वो हाइपो बन जाता है। ठीक है, अब हम एक बार रिवीजन करते हैं सारा मन में। सबसे पहले हमने देखा कि जो बेसिसिटी है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे H3PO3 में 2 है, H3PO2 में 1 है, H3BO3 में 1 है और H4P25 में 2 है। अगर नेमिंग ऑफ ऑक्सीडेशन करना है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो N-8 से N होगा, और अगर सेंट्रल एटम है ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एक एसिड हो जाएगा, अगर वो नहीं है एसिड में तो फिर अस एसिड हो जाएगा। एक का जो सॉल्ट होगा वो 8 होगा, जो अस का सॉल्ट होगा वो 8 होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेटा क्या होता है। मेटा होता है जब जो एक एसिड है उसमें से तुम एक हाइड्रोजन एक वाटर निकाल दो, 1 मोल वाटर निकाल दो, लेकिन हाँ जो इसमें N लगा होता है वो 1 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी 3 4 5 6 हो सकता है। और वही ऑर्थो होता है जब एक बार वाटर निकाल दो, सिर्फ एक बार, कोई N वगैरह नहीं होता इसमें। और पायरो होता है जब एक बार नहीं सॉरी, पायरो होता है जब 2 टाइम्स जो कंपाउंड है उसका करके वाटर निकाल दो। हाइपो होता है जब अस एसिड में से एक बार ऑक्सीजन निकाल दो। पर होता है जब एक एसिड में से एक बार O निकाल दोगे आप, तो फिर वो क्या होता है, पर हो जाता है। जैसे कि फॉस्फोरिक में से O निकाल देंगे तो पर फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। थायो क्या होता है, जब हमारे पास कोई अल्कोहल होता है उसमें से हम O तो निकाल देते हैं और O की जगह S लगा देते हैं, तो हम उसे थायो अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल में। ठीक है, उसी तरीके से O को निकाल के S लगा देंगे, इट इज़ लाइक थायो, राइट। ना स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड हम कैसे बनाएंगे वो भी देखना है हमें। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें कि तो जैसे कि H2SO4 जितनी उसकी बेसिसिटी उतने OH जोड़ दो, बाकी का डबल बॉन्ड हो, इसमें बेसिसिटी 3 है उतने OH जोड़ दो, बाकी का डबल बॉन्ड हो। अगर जो सेंट्रल एटम है वो 2 है, तो साइड एटम और ऑड नंबर में, तो ऐसा वाला लिंकेज होगा, जैसे कि XOH जैसे Cl2O7 है, वो बीच में Cl और O7। ठीक है, तो ये सारे हैं, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम 2 है और जो साइड एटम है वो इवन नंबर पे है, तो जो लिंकेज होगा like this or like this. Oxidation of central atom is out of range and oxidation state of central atom is in range than axis. Like if you see Cl2O6 then इसकी in range है तो ऐसा होगा, और out range है तो ऐसा होगा। इसका out range है, इसका in the range है। अगर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो 2 से ज़्यादा है और जो साइड एटम है इक्वल है या ज़्यादा है हमारे सेंट्रल एटम से, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाला है। जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा साइनियोरिक ट्राईएमाइन, इसे हम मेलामाइन भी कहते हैं। तो नंबर ऐसा हम ये याद कर सकते हैं एक्चुअली, C3N3NH2 thrice, C3N3NH2 thrice. Okay, so now let's talk about hydrolysis. No, where my pencil got actually. तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एक्चुअली वाटर आएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लाएगा और वैकेंट ऑर्बिटल में तेज जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज भी लाता है, पता नहीं है मैंने क्या लिखा है, पर ठीक है। जो कंडीशन होनी चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए वो है कि वैकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव चार्ज सिंगल एटम है, एक सिंगल एटम, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो। एक दिस इज Cl, नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल कब आता है, जब थर्ड पीरियड होता है। जैसे कि S हैज़ अ वैकेंट ऑर्बिटल एंड इट हैज़ 2+ ऑल्सो, इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, H2 है, वाटर आएगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया वाटर में, ऐसे वाटर आके जुड़ गया, फिर ये वाला इस पर प्लस आ गया, तो ये वाला ये अपने Cl को भगाएगा प्लस को हटाने के लिए, और उसके बाद यहाँ Cl ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हम इससे 3 वाटर निकाल देंगे एक्चुअली, मतलब 3 वाटर डाल देंगे फिर से, तो जितने भी Cl हैं एक्चुअली वो रिप्लेस हो जाएंगे OH से, और 3 HCl निकल जाएगा। कुल मिला के एट द एंड क्या हो रहा है, जितने भी Cl हैं वो लास्ट में रिप्लेस हो गए हैं OH से। नाउ लेट्स सी सम की पॉइंट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनाइए। जैसे कि फॉस्फोरस है, H3PO3 तो वो फॉस्फोरस एसिड में है, एंड एक हाईएस्ट में है तो फिर एक एसिड नहीं है तो अस एसिड। मैं ये याद नहीं करने वाली, ये चीज़ देख सकते हो, ये सिलिसिक एसिड है H4SiO, तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड है। ठीक है, ये B+3 HbO3 बोरिक एसिड है। तो आई गेस आप लोगों को ये पता होना चाहिए होपफुली। जैसे कि हमारे पास ये है इससे वाटर, तो OH जुड़ रहा है बेसिकली, जिसमें Cl की जगह O4H4 ऐसा तो आएगा, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ को एकदम गार्ड बांध लेने की, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट जाएगा। इसमें H3 लग जा रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है, होपफुली यू कैन सी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जस्ट रिएक्शन लिखे फिर बैलेंस कर लीजिए नॉर्मली। जैसे कि इसमें
जो सिमिलर साइज़ के हैं बी एफ, इसमें अच्छा बॉन्डिंग होगा 2p2p, इसमें 2p3, तो इसमें ज़्यादा अच्छी मोर एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन पहले अपना मतलब इन लोग का बॉन्ड पहले कैसे टूट जाएगा, कौन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बी आई का सबसे अच्छा होगा, क्योंकि घर में तो उसकी अच्छी बॉन्डिंग है नहीं, तो दूसरा कोई डोनर इलेक्ट्रॉन देगा तो उसे पास चल देगा, पर इसकी तो अपने इसमें ही अच्छी बॉन्डिंग, तो ये क्यों टूटना चाहेगा। देखो एसिडिक मोर वो होगा जिसका मतलब एच निकलने के बाद वो मोर स्टेबल बने, तो इसमें जो ये मोर स्टेबल बन रहा है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इसमें नो बी क्योंकि इसमें 3d ऑर्बिटल है, दैट्स मतलब बैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर भी है और इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल भी है। देखो बैक बॉन्डिंग के करेक्टर ना हाइब्रिडाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे कि NSSIH3 में इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है जिसके कारण पाई करेक्टर डेवलप हो रहा है। इस बैक बॉन्डिंग का मतलब यही ना, यहाँ पे पाई करेक्टर डेवलप, तो sp2 हो जाएगा, इसलिए तो ठीक है। बीबी में एक लोन पेयर होना चाहिए और होना चाहिए। बनाना बॉन्डिंग में और पढ़ लेना, मैं नहीं समझाऊंगी अब, ना ही MOT। इसमें ये बता देती हूँ कि ऐसे से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे कि 8 से 14 में जाने में ये बॉन्ड ऑर्डर 0 से 3 होता है, फिर उसके बाद फिर से 14 से 20 में ये 3 से 0 होता रहता है। शॉर्टकट है एक कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डाई मैग्नेटिक होगा, और इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो ये तो मतलब सोचने डाई सारे पेयर्ड होंगे, इवन होंगे, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि 10 और 16 पैरा होते हैं, एक्चुअली पैरा होते हैं मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं 10 और 16 में। जैसे इसमें पूछा है कि ऑक्साइड सोचा पैरा मैग्नेट, तो स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा होगा, और जिसमें इवन होगा वो डाई होगा। ये कुछ रूल है, अगर हमारे पास कैटायन है तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और साइज़ जितना कम होगा उतना पोलराइजिंग पावर होगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज़ कम, साइज़ छोटा, कैटायन का साइज़ छोटा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा। एनायन है तो चार्ज ज़्यादा हो, साइज़ भी ज़्यादा हो, मतलब चार्ज दोनों में ज़्यादा हो तभी पोलराइजेबिलिटी होगी, और साइज़ कैटायन में छोटा होना चाहिए, एनायन में बड़ा होना चाहिए। तो पोलराइजेशन तो हमने समझ लिया। अब जो कोवेलेंट करेक्टर है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आयनिक करेक्टर है वो इन्वर्सली होता है पोलराइजेशन के। जितना पोलराइजेशन उतना कोवेलेंट, जितना कम पोलराइजेशन उतना आयनिक। देखिए किसमें मोर कोवेलेंट करेक्टर है, तो पीबी तो दोनों में सेम है, Cl4 मतलब माइनस चार्ज, मतलब चार्ज ज़्यादा है बेसिकली इसमें, चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा, तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। So we have finished with chemical bonding. I hope you have understood. Now go and do some questions after.